सरोज स्मृति में भी पूर्व दीप्त पद्धति का प्रयोग किया गया है, अतः इसमें भी खंड दृश्य हैं, लेकिन सबका केंद्र है सरोज। सभी प्रसंग उसी से जुड़े हुए हैं, अतः उनमें अन्विति है। ननिहाल और सास जी का प्रयोग सरोज की बाल्यावस्था का चित्र प्रस्तुत करता है। साहित्यिक विफलता और उससे उत्पन्न पीड़ा का वर्णन इसलिए है कि उस विपन्नता के कारण कवि सरोज का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सका। उसे तीनांशुक अर्थात रेशमी वस्त्र पहनाने में असमर्थ रहा। निराला के पुनर्विवाह की आयोजना को अस्त व्यस्त करने वाली भी सरोज है। राजकीय सजातीय कांतुभ्यों की जो भर्त्सना की गई है, उसके मूल में भी सरोज के विवाह की समस्या है। दिवंगता पत्नी के बाद भी पुत्री में उसका प्रतिबिंब देखता है निराला। सरोज को मेरे बसंत की प्रथम गीति कहकर कवि अपने विवाह के बाद के मधुर मादक क्षणों की स्मृति करता प्रतीत होता है। कविता में नाटकीय स्थितियां भी हैं, जैसे आलोचकों के प्रहारों से आहत संपादकों द्वारा रचना के लौटाई जाने पर खिन्न मनोदशा तथा कार्य व्यापार का चित्र इस प्रकार है। ताकता हुआ मैं दिशाकाश, बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर व्यतीत करता था, गुनगुन कर संपादक के गुण यथाभ्यास, पास की नोचता हुआ घास। छायावादी कवियों में निराला का अपना विशिष्ट स्थान है। उनका कला वैभव छायावाद के अन्य तीन स्तंभों प्रसाद, पंत और महादेवी के कला वैभव से भिन्न है। सरोज स्मृति ऐसी रचना है जिसका पढ़कर ही पाठक छायावादी काव्य के कला वैभव से परिचित हो सकता है। निराला का यह शोक गीत विश्व में श्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है। सभी दृष्टियों से निराला की सरोज स्मृति एक श्रेष्ठतम शोक गीत कहा जा सकता है। छायावादी कवियों के चमत्कार उत्पन्न करने अथवा पांडित्य प्रदर्शन के लिए अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने भावों को स्पष्ट तथा अभिव्यक्ति को प्रभावपूर्ण बनाने हेतु ही अलंकारों का प्रयोग किया है। इसलिए वे सहज स्वाभाविक ढंग से स्वतः आ गए हैं। उनके पीछे कोई प्रयास नहीं किया गया है। सरोज स्मृति में सादृश्य मूलक अलंकारों, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक का ही प्रयोग अधिक हुआ है, परंतु विशेषता यह है कि उपमान का अप्रस्तुत स्थूल न होकर सूक्ष्म है। सरोज के सौंदर्य वर्णन में जिन अप्रस्तुतों का प्रयोग किया गया है वो इसके उल्लेखनीय उदाहरण हैं। निराला के अप्रस्तुत संरचनात्मक हैं। सरोज के व्यक्तित्व को संगीतमयता और माधुरी को उभारने के लिए अधिकांश अप्रस्तुत संगीत के क्षेत्र से ही संगीतमयता तथा माधुरी को उभारने के लिए अधिकतर अप्रस्तुत संगीत के क्षेत्र से ही
लिए गए हैं। वे सरोज के विशिष्ट व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। मात्र उसके लावण्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने के लिए उनका उपयोग नहीं किया गया है। इसी प्रकार कांचुब्जों के पैरों की कटी हुई विवाइयों की तुलना यमुना के दरार पड़े पड़े कछारों से किया गया है। कभी उनकी हड्डियों की एड़ियों की विद्रूपता का भी आकार भी व्यक्त करता है। अभीप्सित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उसने इस प्रकार के अप्रस्तुत अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कविता की अत्यधिक आरंभिक पंक्तियों में जिस प्रकार रूपक विधान किया हुआ है, वो कविता को महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण करता है। गीता का पूरा रूपक संपूर्ण बंध की मृत्यु संबंधी भारतीय दृष्टि से आलोकित कर देता है। इसी प्रकार जीवन, सिंधु और मृत्यु, तरणी आदि में प्रयुक्त रूपक अत्यंत प्रभावशाली हैं। आगे चलकर आलोचकों के प्रहार का भी रूपक द्वारा प्रस्तुत प्रहारों को भी आलोचक द्वारा प्रहारों को भी प्रस्तुत किया गया है, जो चाक्षुष बिंब की सृष्टि करते हैं। एक साथ जब शत घातपूर्ण आते थे मुझ पर शूलपूर्ण देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह हार वह शरक्षेप वह रण कौशल। निराला जी के रूपक बिंब की भी सृष्टि करते हैं। यदि आरंभिक पंक्तियों पार्थिव विदा का चित्र उकेरती हैं, तो दूसरा उद्धरण रणक्षेत्र का दृश्य प्रस्तुत करता है। सरोज ईश्वर की बिंब योजना मोहक भी है और उसमें वैविध्य भी है। उसमें चाक्षुष बिंबों के अतिरिक्त श्रव्य तथा द्राण चित्र बिंब भी हैं। संपादक के द्वारा लौटाई गई रचना को हाथ में लेकर पास की घास नोचने में कवि की बाह्य मुद्रा तथा मना स्थिति का सफल चित्र प्रस्तुत किया गया है। ताकता हुआ मैं दिशाकाश, बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर, व्यतीत